वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। सो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स की वीडियो सीरीज, जहां पे हम क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर आज डिस्कस करेंगे, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सो क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फर्स्ट चैप्टर का नेम है वो है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है एंड इकोनॉमी क्या होती है, क्योंकि सबसे पहले हमको बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसमें जो कंसेप्ट जो टर्म्स यूज होते हैं उसका क्या मीनिंग होता है, इकोनॉमी क्या होती है, कैसे ये हमारी कंट्री को अफेक्ट करती है, तभी जाके हम चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ना, इसका ओरिजिन देखते हैं कि आखिर ये इकोनॉमिक्स वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, यानी इसका मीनिंग क्या है, कौन सी लैंग्वेज से इस वर्ड को लिया गया। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स वर्ड के ओरिजिन की, तो इकोनॉमिक्स वर्ड का जो ओरिजिन है वो दो ग्रीक वर्ड से यूज हुआ है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे टू आएगा। सो फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, मतलब दो ग्रीक वर्ड्स हैं जिनको मिला के इकोनॉमिक्स का मीनिंग बना है। तो उसमें से फर्स्ट ग्रीक वर्ड है आइगोस, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। ठीक है, एंड सेकेंड जो ग्रीक वर्ड है दैट इज नामीन, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट। यानी अगर हम इन दोनों मीनिंग्स को कंबाइन कर दें तो हमारा इकोनॉमिक्स का कंबाइन करके जो मीनिंग निकलेगा इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। यानी इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जो भी हमारे हाउस होल्ड्स होते हैं, हाउस होल्ड्स का मतलब हो गया हम इंडिविजुअल्स, तो जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनके मैनेजमेंट पे फोकस करता है आपका इकोनॉमिक्स। अब मैनेजमेंट किससे रिलेटेड, मैनेजमेंट होता है हमारा चॉइसेस से रिलेटेड, सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड, मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड। अब जो भी मैंने ये सारे छोटे छोटे टर्म्स आपसे अभी जो बोले हैं ना, इन सभी को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, जिससे कि ये सारे टॉपिक जो टर्म्स हैं वो आपके फेमिलियर हो जाएं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या देखा कि जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो क्या है, एक दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिसको कि अगर हम नॉर्मल मीनिंग में देखें तो इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, तो ये इसका बहुत बेसिक सा ओरिजिन हो गया, जो आपको थोड़ा सा याद रखेंगे तो बेटर होगा। अब सबसे पहले बात आती है इसके मीनिंग को हम बाद में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, ये मीनिंग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स की नीड क्यों है। ठीक है, यानी ऐसी क्या प्रॉब्लम है या ऐसी क्या हमारे अंदर चीज है, कैसी बात है जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो हम टॉपिक बोलेंगे दैट इज व्हाई वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करने की नीड क्या हुई, क्या जरूरत हुई जिसकी वजह से हमको ये चैप्टर जो है, सॉरी ये जो सब्जेक्ट जो है वो डिस्कस करना पड़ रहा है। तो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का जो मेन मोटिव होता है वो एक प्रॉब्लम से अराइज होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ते क्यों हैं। व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम which every individual faces, that is problem of choice। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एक प्रॉब्लम होती है जिसको हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ में फेस करता है। अगर कोई भले ही वो पुअर पर्सन हो, चाहे वो पर्सन कितना भी रिच हो, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, यानी आप कितने भी अमीर हो, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना भी हाई हो या लो हो, सभी को, जो भी इस अर्थ पे जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन सभी को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ती है। अब बात आती है कि ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है क्या। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या हो गया कि हम देखते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम एक्सप्लेन करेंगे मेनली दो पॉइंट से, कि पहला पॉइंट है कि आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड as comparison to our wants। okay, as comparison to our wants, यानी हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं अगर हम कंपेयर करें अपनी वॉन्ट्स से। वॉन्ट्स का मतलब क्या हो गया, हमारी क्या नीड्स हैं, हम क्या चाहते हैं लाइफ में, क्या चीज़ें हम यूज़ करना चाहते हैं, हमारी विशेस क्या हैं, उसको हम बोलेंगे वॉन्ट्स। ठीक है, वॉन्ट्स यानी आपकी ज़रूरतें।
तो अगर हम अपनी ज़रूरतों के कंपैरिजन में देखें, यानी हमारी ज़रूरतें तो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा वाइड होती हैं, नीड्स हमारी, वांट्स हमारी वाइड होती हैं, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ, दैट इज रिसोर्सेज। अब बात आती है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको रिसोर्सेज बताते हैं। वैसे तो ये आप जो आपका 10th है वहाँ पे पढ़ चुके होंगे कि 10th में हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं रिसोर्सेज के बारे में, लेकिन फिर भी हम एक बार रिपीट कर देते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज आर समथिंग, दीज आर समथिंग, यानी कोई भी चीज, ठीक है, समथिंग, और यू कैन से दैट एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड, विच कैन बी यूज्ड टू satisfy our needs। ओके, सिंपल है। रिसोर्सेज हम किस चीज को बोलेंगे? रिसोर्सेज हम उन सारे मटेरियल्स को, उन सारी चीजों को, उन सारे हमारे जो मीन्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं उनको बोलेंगे जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के काम में आते हैं। नीड्स यानी हमारी ज़रूरतों को, बहुत सिंपल वे में अगर हम बात करें तो जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरतों को कंप्लीट करने में काम आती हैं उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो आप जहाँ पे भी हैं आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं। यानी अगर आप चेयर पे बैठे हो तो चेयर आपकी नीड्स को फुलफिल कर रही है। ठीक है, अगर आप वाटर पीते हो तो वाटर आपकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। अगर आप फूड कंज्यूम करते हो तो वो आपकी हंगर की नीड को, यानी भूख की नीड को फुलफिल कर रहा है। बेड आप यूज कर रहे हो, मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, यानी ये सारी चीजें जो आपकी क्या कर रही हैं, नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, नीड्स को फुलफिल कर रही हैं, ये सारी चीजें आपके क्या 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 कहलाएंगी, रिसोर्सेज कहलाएंगी। ठीक है, अब ये कोई भी चीज हो सकती है। आपकी नॉर्मल जो सॉइल होती है, मिट्टी, जिसको कि हम निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन मिट्टी भी हमारी नीड्स को पूरा करती है, हमारी वांट्स को पूरा करती है, सेटिस्फाई करती है। क्यों? क्योंकि सॉइल में ही हमारा जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है वो पॉसिबल होती है। हमारे जो फूड ग्रेन्स वगैरह होते हैं वो सॉइल में ही उगते हैं, तो इसलिए वो भी क्या होगा, रिसोर्स। यानी एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, मतलब कोई भी चीज जो हमारी नीड्स को, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज की जा सके उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स को पढ़ने की नीड क्यों है, जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज क्यों होते हैं, उसके मेन दो रीजन है। उसमें से पहला रीजन मैंने आपको बताया कि क्यों प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है, बिकॉज हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। यानी हम अपने आसपास जो भी रिसोर्सेज देखेंगे वो सब रिसोर्सेज क्या मिलेंगे आपको, लिमिटेड मिलेंगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको अनलिमिटेड मिलेगी। आप इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लो, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है, दैट्स वाई हम हमेशा बोलते हैं कि हमको इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी है, हमको वाटर सेव करना है, पेट्रोल सेव करना है, डीजल सेव करना है। ठीक है, मनी सेव करना है, मनी इज ऑल्सो अ रिसोर्स, क्योंकि मनी से भी हमारी बहुत सारी, सबसे बेसिक चीज तो मनी है, जब तक मनी होगा तभी हम सारी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। तो ये सारे रिसोर्सेज जितने भी मैंने एग्जांपल लिए, लैंड हो गया आपका, लैंड मतलब आपकी जमीन हो गई, तो ये सारे रिसोर्सेज क्या हैं आपके, लिमिटेड हैं। लेकिन हमारी वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। कैसे? अगर आप चाहते हो कि आप अपने सिटी के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाओ, तो क्या इसके बाद, फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए आप रिचेस्ट पर्सन बन गए, तो क्या इसके बाद आपकी सारी नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी? नो, अभी आप कुछ और नया सोचोगे। यानी हम हमेशा क्या करते हैं, और चीजें यूज करने के बारे में सोचते हैं, यानी हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। कोई भी ह्यूमन बीइंग्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी वांट्स क्या होती हैं, बहुत ज्यादा वाइड होती हैं। ठीक है, यानी हमारी जो जरूरतें होती हैं वो काफी ज्यादा होती हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो यही होगी कि रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, जिसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मनी। आपके पास सपोज करिए 1000 रुपीज है। अब आपके पास बहुत सारी बॉन्ड्स हो सकती हैं उस 1000 रुपीज से कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि आप चाहो तो उनसे अपने न्यू क्लोथ्स परचेज कर सकते हो, आप चाहो तो अपनी बुक्स परचेज कर सकते हो, आप चाहो तो अपना फ़ोन रिचार्ज कर सकते हो, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, कहीं मूवी देखने जा सकते हो, कहीं पिकनिक पे जा सकते हो, रेस्टोरेंट में जा सकते हो, या अपनी कोई और यूजफुल चीज़ें खरीद सकते हो। यानी एक 1000
1000 रुपी है आपके पास, लेकिन उससे काम करने का जो ऑप्शंस हैं, उसको यूज करने के जो ऑप्शंस हैं वो काफी ज्यादा हैं, बिकॉज आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास एक प्रॉब्लम अराइज हुई, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी इस 1000 रुपीज को आप कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन हो गए फूड, यानी आप इस पूरे खाने को, पूरे पैसे को खाने में एक्सपेंड कर सकते हो, क्लोथिंग यानी कपड़ों पे कर सकते हो, बुक्स पे कर सकते हो, ठीक है, इंटरनेट पे कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इनमें से कौन सा काम करना चाहोगे, यही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, अब यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो हम सभी फेस करते हैं, अभी हम आगे बताएंगे आपको। तो आपको पहली चीज समझ में आ गई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है, बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एज कंपैरिजन टू आवर वांट्स। मतलब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन हमारी जो वांट्स हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, रिसोर्सेज हैज ऑल्टरनेटिव यूज, ऑल्टरनेटिव यूज, इसका मतलब क्या हो गया, अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया कि हर एक रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेज हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी के ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं। ऑल्टरनेटिव यानी उनको हम कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1000 का भी मैंने एग्जांपल दिया। अब अगर मैं इस एग्जांपल की जगह पे कोई और एग्जांपल दूं, लाइक लैंड का एग्जांपल देते हैं। लैंड का मतलब जमीन। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक प्लॉट है, एक लैंड है, तो आपके पास ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन आता है कि आप वहाँ पे अपना एक घर बनवा सकते हो। ठीक है, आप अपने खुद के लिए, खुद रहने के लिए एक हाउस, एक घर बनवा सकते हो, या आप उस चीज को रेंट पे उठाने के लिए घर बनवा सकते हो। ठीक है, आप एक होटल ओपन करा सकते हो, आप शॉप वहाँ पे बना सकते हो। उसके अलावा आप उसको एग्रीकल्चर के लिए भी यूज कर सकते हो। बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे काम इस पर हो सकते हैं। यानी लैंड पीस एक ही है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए एक फार्मर है, उसके पास 5 एकर्स ऑफ लैंड है। अब उसके पास ऑप्शन है कि उस 5 एकर्स ऑफ लैंड में वो कई सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है। लाइक वो उसमें राइस प्रोड्यूस कर सकता है, ज्वार प्रोड्यूस कर सकता है, बाजरा प्रोड्यूस कर सकता है, कोई दाल पल्सेस प्रोड्यूस कर सकता है। अब उसके पास ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि वो क्या चूज करता है। ठीक है, यानी यही क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव यूज, यानी एक ही रिसोर्स को आप कई सारी जगह यूज कर सकते हो। तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। क्लियर हो गया। अब हमारी नेक्स्ट जो बात है वो है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस कौन करता है। ठीक है, यानी ये हमने ये तो पढ़ लिया कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों होती है, क्योंकि उसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन क्या था कि हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जिन रिसोर्सेज को यूज करके हमको वांट्स को कंप्लीट करना है, वो हमारे क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके भी ऑल्टरनेटिव यूज हैं। यानी ऐसा नहीं है कि एक चीज को एक ही जगह यूज कर सकते हो, काफी जगह आप उनको यूज कर सकते हो। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। नाउ क्वेश्चन है, हु फेसेस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस कौन करता है। तो मेनली हम अगर बात करें तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को कौन फेस करता है। अभी हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, माइक्रो की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस कौन करता है, सबसे पहले बात आती है इंडिविजुअल्स की। इंडिविजुअल्स को आप और क्या लिख सकते हो ब्रैकेट में, कंज्यूमर। ठीक है, यानी अभी आपको कौन कौन पर्सन है जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो कंज्यूमर या इंडिविजुअल्स को करनी पड़ेगी, प्रोड्यूसर्स को करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। क्लियर। अब इंडिविजुअल्स को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, कि उनको क्या परचेज करना चाहिए और क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो 1000 रुपी का नोट आपने, मतलब 1000 का जो एग्जाम्पल लिया था, तो आपके पास जब आप मार्केट में जाओगे उस पैसे को लेके, तो आपके पास वैरायटी ऑफ गुड्स मिलेंगी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आप कुछ भी परचेज कर सकते हो। तो इंडिविजुअल्स के पास क्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो गई कि उनको क्या कंज्यूम करना है। ठीक है, व्हाट टू कंज्यूम, क्या कंज्यूम करना
इनका मोटिव क्या रहेगा, मतलब किस चीज को ध्यान में रख के इंडिविजुअल्स कंजप्शन करते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को, है ना। यानी वो एक ऐसी चीज को कंज्यूम करेंगे या उस 1,000 रुपए से वो ऐसी चीज परचेज करेंगे जिससे उनको मैक्सिमम यानी हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है, सेटिस्फेक्शन मीन्स संतुष्टि, हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिल सके उसी चीज को वो यूज करेंगे। यानी इंडिविजुअल्स का मोटिव क्या रहता है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते टाइम, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ये चीज याद रखना। उसके बाद प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के सामने भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होगी। अब प्रोड्यूसर के सामने क्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, यानी क्या प्रोड्यूस करना है। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सारी चीजों के आंसर आपको सेकंड चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोड्यूस करना है, क्योंकि वही है ना कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। ठीक है, तो अब सारी चीजें तो एक पर्सन जो है, एक प्रोड्यूसर सारी चीजें तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन उसको चूज करना पड़ेगा कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है। उसके अलावा सारे लोगों के लिए प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए उसको ये भी चूज करना पड़ेगा कि कौन से कंज्यूमर्स के लिए उसको प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है। तो जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस प्रोड्यूसर के सामने आती है तो वो अपना जो डिसीजन लेता है वो किस चीज को ध्यान में रख के लेता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। किस चीज को, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी जिस प्रोडक्ट को बनाने में उसको मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड होगा उसी प्रोडक्ट को वो बनाएगा। यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचेगा और प्रोड्यूसर किसके बारे में, प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। ठीक है, गवर्नमेंट भी देखो, गवर्नमेंट जो है यहाँ पे आपकी प्रोड्यूसर का रोल भी प्ले करती है और कंज्यूमर का। कैसे कि गवर्नमेंट जब कोई भी चीजें प्रोड्यूस कर रही होती है पब्लिक के लिए, तो वहां पे वो प्रोड्यूसर हो गई, तो उस टाइम पे वो किसका मोटिव, उसका क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जब गवर्नमेंट जो है एक कंज्यूमर की तरह रोल प्ले कर रही है, ठीक है, तो वहां पे उसका क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मैंने बता दिया कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है दो तरीके की, उसकी वजह से फिर हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को कौन फेस करता है, इंडिविजुअल्स फेस करते हैं, प्रोड्यूसर्स फेस करते हैं और गवर्नमेंट फेस करती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नीड पता चल गई इकोनॉमिक्स की कि हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते क्यों हैं। अब हम बात कर लेते हैं मीनिंग की। जो पहले मोस्टली लोग जो है उसको डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स को हम पढ़ क्यों रहे हैं, जो मीनिंग हम पढ़ने वाले हैं उसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। दैट्स व्हाई मैंने आपको पहले वो चीज़ बताई। अब अगर हम बात करें मीनिंग किसकी, इकोनॉमिक्स की, तो मीनिंग का मतलब क्या होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ओके, इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस की ब्रांच है। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आपको याद होगा कि आपने अभी, क्योंकि जस्ट आप 10th क्लास पढ़ के आ रहे हो, तो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा दैट इज सोशल साइंस, और सोशल साइंस के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा दैट इज इकोनॉमिक्स। यानी हम बोल सकते हैं कि सोशल साइंस की एक ब्रांच, सोशल साइंस का एक पार्ट है क्या, इकोनॉमिक्स। क्लियर है। उसके बाद सेकंड चीज हम क्या बोलेंगे, इट डील्स विद, यानी सोशल साइंस किस चीज, सॉरी, इकोनॉमिक्स किस चीज से डील करता है, इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर्स। ह्यूमन बिहेवियर्स किससे डील करता है बेटा, ह्यूमन बिहेवियर्स से। सो इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर्स रिलेटेड टू, अब ह्यूमन बिहेवियर्स ऐसा नहीं कि नॉर्मली आपकी स्लीपिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट्स, इनके बारे में नहीं। ये जो ह्यूमन बिहेवियर्स है यहाँ पे जो आपके डिस्कस किए जाएंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वो किससे रिलेटेड होंगे, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सबसे पहली बात क्या आएगी यहाँ पे, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सेकेंड वन इज कंजप्शन, थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज एक्सचेंज। ओके, यानी एक बार हम अगर वापस से मीनिंग को समराइज करें तो क्या निकल के आएगा, दैट इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, इट डील्स विद, या आप बोल सकते हो दैट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। यानी इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस का ब्रांच है
जो आपके ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है। और ह्यूमन बिहेवियर हमारा किससे रिलेटेड होता है? हमारा ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड होता है प्रोडक्शन से, कंजप्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से या एक्सचेंज से। यानी आप कैसे प्रोड्यूस करोगे, कैसे कंज्यूम करोगे, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे और आपका एक्सचेंज कैसे होगा। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमने ये चारों टर्म्स यहाँ पे पढ़े हैं, इन टर्म्स को हम इलेबोरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट इज कंजप्शन, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज एक्सचेंज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्रोडक्शन की, कि प्रोडक्शन क्या है। ओके, सो प्रोडक्शन, अब सिंपल है ये, थोड़ा नेम से ही पता चल रहा है कि जब भी हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट इज नोन एज द प्रोडक्शन। लेकिन अगर हम इसको सिंपली समझें, थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझें, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, देखो बेटा कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना, कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। ठीक है, रॉ मटेरियल से कोई भी प्रोडक्ट हमने बनाया। ओके, क्या बनाया हमने? कोई प्रोडक्ट बनाया। फॉर एग्जाम्पल चेयर, किसका एग्जाम्पल लेते हैं हम? चेयर का। ठीक है, चेयर। अब चेयर के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया? वुड। उससे हमने फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या बनाया? चेयर। अब इसके बीच की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज नोन एज द प्रोडक्शन। ठीक है, यानी आपने रॉ मटेरियल को यानी वुड को कन्वर्ट किया चेयर में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन बोलेंगे। तो सिंपली पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, द प्रोसेस of converting raw material into the finished goods, और आप क्या बोल सकते हो? प्रोडक्ट्स, is known as the production. ओके, और आप क्या बोल सकते हो? द प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में, रेडी प्रोडक्ट में, जिसको आप जस्ट रेडी है आप बस कंज्यूम करोगे, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या? प्रोडक्शन। द पर्सन हु इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज द प्रोड्यूसर। यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो पर्सन इन्वॉल्व होता है या जो पर्सन प्रोडक्शन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किसको बोलेंगे? हु प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट। सिंपल है, ये जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव क्या है प्रोड्यूसर का? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, अभी शायद आपको याद हो गया होगा। मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, यानी जब भी प्रोड्यूसर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा तो वो किस चीज पे फोकस करेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। यानी जब भी हम इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर कोई भी डिसीजन ले रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या होगा? उस डिसीजन के पीछे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करना। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्लियर होता है प्रोडक्शन। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा जो था कंजप्शन, यानी कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन जो वर्ड है वो किससे निकला है? कंज्यूम से निकला है। कंज्यूम, कंजप्शन जो वर्ड है वो किससे निकला है? कंज्यूम से निकला है। और कंज्यूम का मतलब आप क्या बोल सकते हो? यूज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? यूज। सिंपल, अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन यानी गुड्स रेडी होते हैं, प्रोडक्ट रेडी होते हैं। अब गुड्स एंड प्रोडक्ट के रेडी होने का मेन मोटिव क्या होता है? क्यों प्रोडक्ट रेडी होते हैं? क्योंकि उनको कोई यूज करने वाला है ना? someone is going to consume or use that product। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंजप्शन। क्लियर है ना?
किसको बोलेंगे कंजम्पशन? द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग यूजिंग द गुड्स और प्रोडक्ट्स इज नोन एज द कंजम्पशन। ओके, सो कंजम्पशन क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग यूजिंग गुड्स और प्रोडक्ट्स which were produced by the किसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए थे? प्रोड्यूसर के द्वारा। which were produced by the producer। क्लियर है? अब सिंपल सी बात है, जो पर्सन कंजप्शन करता है उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो पर्सन प्रोडक्शन करता है उसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। इन द सेम वे जो पर्सन कंजप्शन करता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है, सो द पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड्स and services is known as consumer। क्लियर? जो पर्सन कंजप्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का उसको हम बोलते हैं क्या? कंज्यूमर। अब बात आती है कि कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या होता है। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या होता है। और कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या होगा? अगर आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो तो आप क्या चाहोगे कि इस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके उतना हम इसको यूज़ कर पाएँ, जितना हो सके उतना हमको इससे क्या मिल पाए? सेटिस्फेक्शन मिल पाए। तो क्या वर्ड निकल के आया? सेटिस्फेक्शन। तो क्या होगा कंज्यूमर का मेन मोटिव? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ओके, यानी जब भी कंज्यूमर कोई डिसीजन लेगा, जब हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो जब भी कंज्यूमर कोई भी डिसीजन लेगा तो किस चीज़ को ध्यान में रख के लेगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रख के लेगा। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स आते हैं जिसमें से एक हमने डिस्कस कर लिया कंज्यूमर। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर दो वर्ड्स यूज करते हैं, कंज्यूमर और कस्टमर। यहाँ पे एक माइनर सा डिफरेंस होता है कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में। क्या? कंज्यूमर मैंने जस्ट अभी बताया, जो पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। लेकिन कस्टमर जरूरी नहीं है कि उन गुड्स को यूज कर रहा हो। कस्टमर वो पर्सन हो सकता है जो क्या करता है? ओनली परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, क्या करता है? ओनली परचेज करता है। तो ये थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में। तो हमारी दो चीजें क्लियर हो गई, दैट इज प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। अब हमारी थर्ड क्या थी? थर्ड पॉइंट क्या था उसमें? थर्ड पॉइंट था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्ड है वो भी काफी सिंपल है, किससे निकला है? डिस्ट्रीब्यूट से। किससे? डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना। तो स्टूडेंट्स हमने दो पॉइंट डिस्कस कर लिए, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अभी हमको समझना है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्ड है वो किस वर्ड से मिलके बना है? डिस्ट्रीब्यूट से मिलके बना है। एंड डिस्ट्रीब्यूट एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को कोई चीज़ सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, अवेलेबल कराते हैं, या फिर हम उसको, अगर हम हिंदी में बात करें तो किसी चीज़ को हम जब हम बांटते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसी से कनेक्टेड है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा? अपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज जो उसने प्रोड्यूस करी हैं उनको कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, उनको कंज्यूमर के लिए अवेलेबल कराएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। अज्यूम कर लीजिए कि ये जो है एक प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये कौन है? एक प्रोड्यूसर है जिनका नाम है क्या? मिस्टर ए। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे ये क्या है? एक जगह है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में ही आपके कंज्यूमर एंड जो प्रोड्यूसर है वो मीट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज कि ये क्या है? एक मार्केट है जहाँ पे आपको बहुत सारे कंज्यूमर्स मिले हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स यानी वो लोग
लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अब प्रोड्यूसर फॉर एग्जांपल आपका रहता है दिल्ली में, और ये जो लोग हैं जिनको सामान चाहिए वो फॉर एग्जांपल रहते हैं आपके आगरा में। तो ये जो प्रोडक्ट है जो कि ये प्रोड्यूसर बनाएगा, उस प्रोडक्ट को जब ये आगरा में या आप बोल सकते हो अदर सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करता है, सप्लाई कराता है, उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी प्रोड्यूसर से सामान कहाँ तक पहुँचाना, कंज्यूमर्स तक पहुँचाना। अब डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस में बहुत सारे इंडिविजुअल्स लगे होते हैं, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स लगे होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो कि जो हमारे होलसेलर्स हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आते हैं। होलसेलर का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो लॉट में गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है एंड देन डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको, रिटेलर को। अब रिटेलर कौन पर्सन होता है, रिटेलर सिंपली आप समझ सकते हो जो भी आपके नेबरहुड में शॉपकीपर्स हैं, यानी जो स्मॉल स्मॉल अमाउंट अपने पास रखते हैं, देन वो क्या करते हैं, चीज़ों को सेल करते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं आपके रिटेलर, ठीक है। तो जो हमारे रिटेलर्स हैं, होलसेलर, शॉपकीपर, यही लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोसेस इन विच प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड्स गुड्स टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है, हमारा लास्ट जो एक पॉइंट बचता है दैट इज एक्सचेंज। क्या पॉइंट बचता है, एक्सचेंज, ओके। सो हम बात करेंगे एक्सचेंज क्या होता है, उसके बाद हमारी पूरी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, ये भी अगर हम सिंपल एक्सचेंज वर्ड को देखें तो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं और उसके बदले में हमको कोई और चीज़ मिल रही है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि जब लेना और देना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ किसी को दी, उसके बदले में आपको कुछ मिला, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, एक्सचेंज कहलाती है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो अभी हमने यहाँ पे मिस्टर ए को क्या बनाया था, प्रोड्यूसर बनाया था। अब सपोज करिए ये मिस्टर ए है और ये कौन है, शॉपकीपर है, ठीक है। और आपको भूख लगी है, ओके, क्योंकि दूसरा एग्जांपल हम आपका ही लेंगे ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। तो सपोज करिए आपको क्या है, भूख लगी है और आपको चाहिए एक बिस्किट का पैकेट, तो आप कहाँ जाएंगे, शॉपकीपर के पास। अब आप हो कहाँ, तो हम यहाँ पे आपको बना देते हैं, ये हैं आप, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, बिस्किट चाहिए। अब आप बिस्किट लेने किसके पास जाओगे, जो भी आपके आसपास में शॉपकीपर्स हैं उनके पास। तो आप गए बिस्किट लेने किसके पास, शॉपकीपर के पास। शॉपकीपर ने आपको क्या दिया, बिस्किट दिया, ठीक है, बिस्किट का पैकेट दिया। और आपने फिर शॉपकीपर को क्या दिया, क्या आप विदाउट कुछ दिए बिस्किट का पैकेट लेके आ सकते हो सकता है लेके आ सकते हो, उधारी पे लेके आ सकते हो, बोरो कर सकते हो, लेकिन बोरो करने में भी एक कंडीशन अप्लाई होती है कि आपको इन फ्यूचर पेमेंट करना है। इट मीन्स कुछ ना कुछ आपको पे करना है, चाहे वो प्रेजेंट में करना हो चाहे वो फ्यूचर में करना हो। तो सपोज करिए आप अभी पैसा लेके गए हैं, अगर आप पैसा नहीं लेके जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको बिस्किट नहीं देगा। तो आप पैसा लेके गए तो आपने दिया शॉपकीपर को क्या, मनी, क्लियर है, और उसने आपको क्या दिया, बिस्किट। तो यही चीज़ हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में रन करती है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी जो सेलर्स होते हैं वो हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और हम उनके बदले में उनको क्या देते हैं, मनी, उनकी मॉनेटरी वैल्यू देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सचेंज, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमारी मीनिंग क्या होती है, क्लियर होती है। जो हमने पढ़ी थी क्या, कि इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस that deals with the human behavior which is related to production, consumption, distribution and exchange। अब ये प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ये चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली। अब हम अगर इकोनॉमिक्स की एक और सिंपल सी मीनिंग देखें, क्योंकि कई बार हमको ना जब एक से ज़्यादा मीनिंग्स हम एग्जाम में लिखते हैं तो हमारे जो टीचर हैं वो हमसे इम्प्रेस होते हैं और हमको ज़्यादा मार्क्स देते हैं। तो एक और मीनिंग आप क्या लिख सकते हो इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स deals with the problem of choice, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से डील करता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। कैसे डील करता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से, विथ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज,
कैसे डील करता है, कैसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को सॉल्व करता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके, स्कैर रिसोर्सेज, स्कैर यानी लिमिटेड रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करके। क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम? फॉर अचीविंग, क्या अचीव करने के लिए? फॉर अचीविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। देखो कंज्यूमर को क्या चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैंने आपको बता दिया। लेकिन केवल कंज्यूमर ही नहीं होता पूरे इकोनॉमी में, और भी लोग होते हैं। तो और सेकंड चीज क्या हम लिखेंगे? फॉर अचीविंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात आ गई, इट मीन्स यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? आई होप आपको याद आ गया होगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? प्रोड्यूसर की। तो for achieving profit maximization of producer, क्लियर है? अब हम एक और चीज की बात करते हैं, for achieving social welfare for the country। ओके, अब यहाँ पे ये हमने पहली बात कर ली, ये दूसरी और ये तीसरी। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि सोशल वेलफेयर अचीव करने के लिए कंट्री का। अब कंट्री का सोशल वेलफेयर कौन अचीव करता है? क्योंकि अभी तक तो हमने बोला कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। कंज्यूमर तो ध्यान देता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे, और आपका प्रोड्यूसर किस पे ध्यान दे रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। तो फिर बात आती है कि ये सोशल वेलफेयर कौन कर रहा है? अब सोशल वेलफेयर का काम करती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी हमारे डिसीजंस लेती है, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है इकोनॉमी में, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, ग्रोथ करना विद स्टेबिलिटी। तो इस तरीके से हम ये दूसरा मीनिंग भी लिख सकते हैं इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पे इन चीज़ों के साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द इकोनॉमिक्स, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमी। सो आई होप आज का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आया होगा, काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था। बाकी अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आपको लगती है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होता है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गिव यू आंसर। ओके, सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा